In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in today's session. So let me start our talk with the ayah from the Holy Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani yafqahu qawli. I'm Sulaiman Anwar, and currently I'm working in GIFT University as Director Graduate Programs, which is my administrative duty, and academically I am Assistant Professor and Knowledge Unit Head of Management Courses. The chapter we are going to talk about is role of compensation and rewards in the organization. And in the very start, I would like to say that there are many types of rewards, and many a times the more powerful rewards we can enjoy in an organization are related to non-financial aspects. Although हमें ये लगता है कि शायद फाइनेंस ही सब कुछ है, शायद रुपया पैसा ही सब कुछ है, लेकिन रुपया पैसा एक हद तक आपको सेटिस्फेक्शन तो दे सकता है. जैसा कि आप लोगों ने डिफरेंट हायरार्की नीड थ्योरीज में पढ़ा होगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन दो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं बेसिक मोटिवेशन के, जैसे हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में हम गो थ्रू करते हैं. सो उसके मुताबिक जो रुपया पैसा है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. एक हद तक वो आपको मोटिवेट तो कर सकता है, लेकिन एक हद के बाद एक इंसान की पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी जो सेल्फ ईगो होती है, उसकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, ये चीजें ज्यादा डोमिनेट कर जाती हैं बनिस्बत सिर्फ उसके एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन के मुताबिक. सो रिमेंबर ऑलवेज कि हमें अपने तमाम एम्प्लॉइज को जब कभी भी कंपनसेट करना है और मोटिवेट करना है तो सिर्फ पैसे से आप किसी शख्स को खरीद नहीं सकते हो. आपको और भी बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने होंगे जिससे कि आप उनको मोटिवेट करोगे. सो जैसा कि इस कार्टून में आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहने को सिर्फ एक टैग है, लेकिन इट वर्क्स एंड इट वर्क्स अ लॉट. ठीक है, लोगों की जो सेल्फ एस्टीम है, जो उनको एक ड्राइव मिलती है, उनको जो एक इनर बूस्ट और इनकरेजमेंट मिलती है, दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. Another interesting expression I would like to quote with you is a relationship of extrinsic and intrinsic rewards again, जिसमें हम दो theories का थोड़ा सा जिक्र करेंगे. Like what would Hertzberg say and what would Maslow say? इस comment के ऊपर, like the bank in charge or manager is shouting at the employee, and what he is shouting is, what do you mean money isn't everything? This is a bank. Okay, so obviously अगर ये comment है तो employee का कहना ये होगा कि जनाब पैसा सब कुछ नहीं होता. ठीक है, सो अब अगर हम इसी स्टेटमेंट को भी देखें और ऊपर हमने दो थ्योरीज का जिक्र किया हुआ है, हर्ट्जबर्ग एंड मैस्लो, तो विल कम टू नो कि लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो बाज़-औक़ात सिर्फ चंद पैसों के इवज खरीदी नहीं जा सकती है. ठीक है, और इसी बात को जैसे भी आपको मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया, अब दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी जो हमारे पास है, जिसमें उसने कहा कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दो तरह के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, और जॉब डिससैटिस्फैक्शन और जॉब सेटिस्फैक्शन ये एक ही क्वांटम के दो एक्सट्रीम्स नहीं है, बल्कि ये टोटली दो डिफरेंट चीजें हैं. जॉब डिससैटिस्फैक्शन वो सिर्फ नो डिससैटिस्फैक्शन तक डेवलप हो सकती है, और नो सेटिस्फैक्शन वुड डेवलप इनटू सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अब ये आपके जो इनर और आउटर एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, इनको मद्देनजर रखना वो बहुत जरूरी है. इस हवाले से हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट स्टोरी है, ये आपसे मैं शेयर करता हूं, एंड आई होप कि हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हर्ट्जबर्ग का जो कॉन्टेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड का, वो किस तरह से एप्लीकेबल है एवरीडे लाइफ में. एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बादशाह
वो बहुत नाखुश था, उसकी लाइफ में सुकून नहीं था, जबकि वो बहुत अमीर भी था, उसके पास बहुत बड़ी फौज भी थी, बहुत बड़ी मुमलिकत भी थी, लेकिन इन तमाम चीजों के होने के बावजूद दैट किंग वाज नॉट हैप्पी। उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत है, ताकत है, लेकिन खुशी नसीब नहीं है, तो मैं क्या करूं। प्राइम मिनिस्टर जो था वो बहुत अक्लमंद था, उसने कहा कि जनाब आप एक ऐसे शख्स के जूते पहने जो कभी ना खुश ना हुआ हो, तो आप खुश हो जाएंगे। बादशाह कहता है ये तो बहुत आसान बात है। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि कोई भी ऐसा शख्स जो कभी ना खुश ना हुआ हो, मैं उसके जूते मुंह मांगे दामों खरीदने को तैयार हूं। अब बहुत से लोग अपने जूते लेकर आ गए। जब बादशाह ने उनको ट्राई किया, उनको ट्रायल पर रखा, तो पता चला कि वो सब झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ जूता बेचने की खातिर वहां पर आ गए हैं। उसको कोई ऐसा शख्स ना मिल सका जो कभी जिंदगी में ना खुश ना हुआ हो। इस चीज ने उसके गम में मजीद इजाफा कर दिया। उसने प्राइम मिनिस्टर को फिर बुलाया और कहा कि मुझे तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सका जो कभी ना खुश ना हो, अब मैं क्या करूं। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जनाब आपको मैं एक शख्स का पता देता हूं, दूर एक दरिया के किनारे एक बूढ़ा मछेरा रहता है, आप उसके पास चले जाएं, वो हमेशा खुश रहता है। अब तक की हमारी कहानी में बादशाह का इतबार हर शख्स से उठ चुका था। उसने भेस बदला और उस वहां पर जाकर उसने उस बूढ़े मछेरे को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। काफी दिन वो उसको ऑब्जर्व करता रहा, यहां तक कि उसको अंदाजा हो गया कि ये मछेरा हमेशा खुश रहता है। वो मछेरे के पास गया और जाकर कहता है कि बाबा आप हमेशा खुश रहते हो। मछेरे ने बड़ी खुशी से जवाब दिया, हाँ बेटा मैं हमेशा खुश रहता हूँ। वो बादशाह उसे कहता है कि बाबा मुझे अपने जूते दे दो। वो मछेरा आगे से कहता है बेटा मेरे पास तो जूता ही नहीं है। इसका मतलब ये ठहरा कि बादशाह का यह ख्याल था कि वो अपनी दौलत से खुशी खरीद सकता है, लेकिन दरअसल उसको जो सबक देना मकसूद था वो ये था कि खुशी सिर्फ माल में नहीं होती, खुशी सिर्फ दौलत और हशमत में नहीं होती। ठीक है, देयरफॉर हैप्पीनेस का जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज वेरी मच लाइक इंट्रिंसिक। ओके, सो रिमेंबर हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में हम इस बात को बहुत क्लियरली जान पाते हैं कि जिंदगी के अंदर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ मैस्लो के मैं जिक्र कर रहा हूं, यकीनन उनका रोल है, यकीनन उनके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। इसी तरह अगर हम हर्ट्जबर्ग थ्योरी की बात करें तो हर्ट्जबर्ग के मुताबिक अगर ये बैंक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो इसको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अब भी वो इस बात की तलकीन कर रहा है कि जनाब पैसा सब कुछ नहीं होता, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई डीपर इंप्लीकेशन वो मौजूद है। अपने इस कोर्स वर्क में हमें इन्हीं बातों का अंदाजा लगाना है, हमें कंपनसेशन एंड बेनिफिट के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को गो थ्रू करना है कि किस किस तरीके से कंपनसेशन एंड बेनिफिट लोगों को मुतासिर कर सकती है, लोगों की नीड्स वांट्स वो कैसी हो सकती हैं, मैनेजर्स को किन एक्शंस को लेना चाहिए, किस तरह के कंपनसेशन पैकेज प्लान्स वो डिजाइन करनी चाहिए। ठीक है, और इस बात का भी यकीन रखना चाहिए कि हर शख्स की, जितने भी लोग हमारी फैक्ट्री कारखाना कंपनी में काम कर रहे हैं, हर शख्स की नीड फर्क हो सकती है। अगर किसी शख्स को छुट्टी दरकार है तो किसी और शख्स को हेल्थ इश्यूज होंगे, अगर किसी और शख्स को हेल्थ इश्यूज हैं तो किसी तीसरे को हो सकता है कि टाइम ऑफ चाहिए हो, किसी और को हो सकता है तनख्वाह में इजाफा चाहिए हो। तो हर शख्स, हर एक इंडिविजुअल जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स के साथ हो सकता है कि हमारे सामने आए। अब इन तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस एंड डीपर इंप्लीकेशंस को टैकल करने के लिए हम इस सारी डिटेल को गो थ्रू करते हैं कि ताकि हमें अंदाजा हो सके कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, चाहे वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज किसी भी लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो आज के हमारे सेशन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर नंबर 1, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। नंबर 2, टाइप ऑफ कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। नंबर 3, basic purpose for establishment of a sound compensation and reward administration. And number 4, importance and purpose of compensation and rewards. ये हमारे पास मेजर कंटेंट्स हैं जो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। Now, looking at the definition of compensation, it is said that the total remuneration
in cash or in kind, ठीक है, payable by an enterprise to an employee in return for work done by the latter during the accounting period. ठीक है, ये हमारे पास एक टिपिकल जो डेफिनेशन कंपनसेशन की आ सकती है उसको हमने यहां पर अभी देखा है. अब इस स्टेटमेंट में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, हम आमतौर पर कंपनसेशन को, टोटल रिम्यूनरेशन को, वो एक अकाउंटिंग साइकिल, एक फाइनेंशियल ईयर, इस कॉन्टेक्स्ट में डिसाइड वो करते हैं. और आमतौर पर एक फाइनेंशियल ईयर की सैलरी या कंपनसेशन डिसाइड करने के बाद उसमें अमूमन ड्यूरिंग द ईयर वो कोई तब्दीली रूनुमा वो नहीं होती. एक और बात इस हवाले से याद रखिएगा कि कंपनसेशन का वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं तो याद रखें कि कंपनसेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. जबकि जब हम वर्ड यूज करेंगे रिवॉर्ड, तो इसका मतलब यह होगा कि रिवॉर्ड इज समथिंग विच इज ओवर एंड अबव द कंपनसेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस रेंट, गाड़ी का पेट्रोल, मोबाइल का खर्चा, these are rewards, these are not compensations. कंपनसेशन क्या है कि आपने कितने घंटे काम किया, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, आपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए. ठीक है, तो वो चीज जो क्वांटिफाई हो सके, वो चीज जिसके स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जा सके, वो चीज जो आपके केपीआईज के अंदर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अंदर मेंशन्ड हो, उसको जो अब हम रिवॉर्ड दें तो दैट वुड बी कंपनसेशन. ठीक है, और अदरवाइज अगर हम जनरली एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं रिवॉर्ड का, तो दैट वुड मीन ओवर एंड अबव द कंपनसेशन, अदर देन द कंपनसेशन. दैट इज द रीजन कि इन दोनों वर्ड्स को हम इकट्ठा यूज करते हैं रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशंस के नाम से. इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन देखिए. इट इज सेड द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स एम्प्लॉइज रिसीव फॉर परफॉर्मिंग देयर जॉब. ठीक है, अब जैसे हमने हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का भी सहारा लिया था, तो यहां पर भी अब दोबारा से हम रिवॉर्ड को और कंपनसेशन को वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एंड इट इज सेड दैट इंट्रिंसिक कंपनसेशन रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉइज क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स. ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स का, जिसके हवाले से अभी हम एक डिटेल्ड मॉडल कवर करेंगे व्हिच इज JCM, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. So intrinsic compensation represents employees' critical psychological states that result from performing their jobs. Okay? और दूसरा साइड जब हम देखते हैं compensation and benefits का, तो उसमें हमारे पास वर्ड आता है extrinsic compensation का, which represents both the monetary and non-monetary rewards. अब इसमें इस सारी डिस्कशन के हवाले से कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसकी एक लिस्ट अब आपके सामने मैं यहां पर दिखा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम इंट्रिंसिक कंपनसेशन की बात करते हैं, तो अभी जैसा आपको मैंने पिछली स्लाइड पर बताया कि उसमें हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट्स बेसिकली काउंट वो हो रही होती हैं. अब उन साइकोलॉजिकल स्टेट्स के हवाले से हम जो एक मॉडल कवर करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द अप्लाइड साइड ऑफ द मोटिवेशन व्हिच इज नोन एज जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. इसमें 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स आइडेंटिफाई की जाती हैं. नंबर 1 मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नंबर 3 फीडबैक. अब जो मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क है, इट इज ट्रिगर्ड बाय 3 एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट थिंग इज स्किल वैरायटी, कि किसी शख्स के पास कितनी तरह की स्किल्स हैं. सेकंड इज टास्क आइडेंटिटी, कि वो किसी टास्क को शुरू से आखिर तक वो खुद परफॉर्म कर रहा है. एंड टास्क सिग्निफिकेंस, कि वो जो काम परफॉर्म कर रहा है उस काम की अहमियत कितनी है. ये 3 चीजें मिलकर उसके मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क को ट्रिगर वो करेंगी. अभी हम इसकी डिटेल को मॉडल में गो थ्रू करते हैं. इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिंक्ड विद ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट, कि उसके पास खुद मुख्तारी कितनी है, उसकी जॉब जो है वो एनरिच्ड कितनी है, उसको हमने किस कदर ऑथोराइज किया है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए किन फैसलों को खुद से कर सकता है. तो ये उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को चीज वो ट्रिगर करेगी. इसी तरह फीडबैक इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्रेफर्ड रिकॉग्निशन और द परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन, देन अप्रेजल एंड द एप्रिसिएशन ऑफ जॉब. तो इन तमाम चीजों के हवाले से, जैसा आप MBO मॉडल में भी पढ़ते हो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जब हम कर रहे हैं, तो उसमें हम फीडबैक के जरिए लोगों को आगाह करते रहते हैं कि उन्होंने कितना काम वो परफॉर्म कर लिया है, कितना रिमेनिंग है और उनकी परफॉर्मेंस वो कैसी जा रही है.
तो ये सब हमारे पास इंट्रिंसिक कंपनसेशन के मेन फैक्टर्स हैं। अगर हम एक्सट्रिंसिक साइड को गो थ्रू करें तो एक्सट्रिंसिक साइड में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है दैट इज कोर कंपनसेशन, और कोर कंपनसेशन में हम इंक्लूड करते हैं वेज, इट कैन बी आवरली वेज, इट कैन बी आपकी पीस रेट, जिसके ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि जितने आइटम आपने बनाए उसके मुताबिक हम आपको वेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो इसी तरह इंसेंटिव्स लोगों को प्रोवाइड करना, ओवर टाइम लोगों की जॉब में अगर वो ज्यादा वक्त लगा रहे हैं तो ओवर टाइम उनको प्रोवाइड करना, एंड ऑब्वियसली पे फॉर परफॉर्मेंस। ये हमारे पास मेजर कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू कोर कंपनसेशन। अगर हम लीगल बेनिफिट्स की बात करें कि लीगली आपको ये तमाम फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करनी है बेस्ड अपॉन कि हम किस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जाहिर है कि उसके मुताबिक ही हम लीगल एस्पेक्ट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। सो लीगल बेनिफिट्स की एक लिस्ट जो हमारे पास मौजूद है दैट वुड इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी। जैसे पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट वो इस बात को इंश्योर करता है कि पंजाब में जो कारखाने ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके एक खास नंबर से ज्यादा हो, वहां पर तमाम एम्प्लॉइज को रजिस्टर करवाना वो जरूरी होगा। और जब आप अपने एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवा लोगे तो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी लाइक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी की फैसिलिटी, इस तरह उनकी इंश्योरेंस, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, उनके बच्चों की स्कूल की फीस अगर वो वर्कर वेलफेयर स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो इस तरह डिफरेंट हवालों से सोशल सिक्योरिटी इज समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड एज लीगल बेनिफिट। इसी तरह एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट EOBI, ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन एम्प्लॉइज को who are getting older by doing their jobs. So after the retirement गवर्नमेंटल कंसर्न्स के तौर पर, गवर्नमेंटल पैकेज प्लान के तौर पर उनको EOBI वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी ये प्रोवाइड करना भी बेस्ड अपॉन के साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, ये प्रोवाइड करना भी वो जरूरी है। इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुटी इन दोनों के दरमियान फर्क को याद रखिएगा, जैसा मैंने यहां पर आपकी स्लाइड पे मेंशन किया हुआ है कि इन प्रोविडेंट फंड अ पार्ट ऑफ सैलरी इज डिपॉजिटेड इन प्रोविडेंट फंड फ्रॉम बोथ एम्प्लॉइज साइड एंड एम्प्लॉयर साइड इन ए पर्टिकुलर रेशो। ठीक है कि हर सैलरी में से एक पोर्शन जो है एम्प्लॉय वो अपना वक्फ करता है फॉर प्रोविडेंट फंड, और जितना प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी एक एम्प्लॉय उस प्रोविडेंट फंड में ऐड करेगा, एम्प्लॉयर भी उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस एक प्रोपोर्शन उस प्रोविडेंट फंड में ऐड करेगा, एंड बाय द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट वो प्रोविडेंट फंड सारा लमसम अमाउंट जो है वो आपको मिल जाती है। प्रोविडेंट फंड की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं, जैसे द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग, वहां पर जो प्रोविडेंट फंड की शक्ल है वी कॉल इट सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन के मॉडल के मुताबिक द अमाउंट of salary, the proportion of salary, the percentage of the salary which I am willingly giving to the organization, उसी रेशो से employer is also contributing in the fund, and by the time if I leave the organization तो वो सारा लमसम अमाउंट जो है वो हमें प्रोवाइड वो हो जाएगा। तो we call that as superannuation. Again that is a form of provident fund discussion. जिसके बरक्स जब हम ग्रेजुटी की बात करते हैं तो ग्रेजुटी फंड इज अ पार्ट ऑफ द सैलरी एंड एम्प्लॉय रिसीव्स फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर इन ग्रेटिट्यूड। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि ग्रेजुटी इज एलोकेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयर इन ग्रेटिट्यूड फॉर द वर्क द एम्प्लॉय डज फॉर द कंपनी। ठीक है, इस बात के एहसास में कि एक एम्प्लॉय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया तो उसको एक फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एलोकेट किया जाएगा। सो दैट वुड बी ग्रेजुटी। लेकिन ग्रेजुटी के अंदर एम्प्लॉयर डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है एज इन रिलेशन विद द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। So again that is legal in couple of instances। ग्रेजुटी एंड प्रोविडेंट फंड जो है उसके मुताबिक उसके हवाले से हमारे पास लॉज भी मौजूद हैं। इसी तरह इंश्योरेंस, पेड टाइम ऑफ, अब इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ शामिल है। इसी तरह पेड टाइम ऑफ, आपका वर्कर्स वेलफेयर फंड, ठीक है, आपका वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कैंटीन एक्ट, फेयर प्राइस शॉप, इस तरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि लीगल बेनिफिट्स में काउंट वो किए जाते हैं। Then
there are certain discounted benefits also offered by the organization, which may include health insurance, which may include transportation facility, जिसमें के ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खुद भी प्रोवाइड कर सकती है, और उसके अलावा आपको पेट्रोल और लाइक एक्सपेंसेस भी दिए जा सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. इसी तरह सब्सिडाइज्ड मील्स इज अनदर वे, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लान्स, एकोमोडेशन, होम लोन्स, हज उम्रा के ऊपर पेड लीव, आपके मोबाइल फोन्स प्रोवाइड करना, टूर्स एंगेज करना, अरेंज करना, और टूर्स के हवाले से आपको टीए ट्रैवल अलाउंस जो आपके होते हैं वो प्रोवाइड करना, होटल स्टे फैसिलिटेट करना या डिस्काउंटेड होटल स्टेज आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना. सो इस तरह हमारे पास एक बहुत लंबी सी लिस्ट मौजूद है जो कि डिस्काउंटेड बेनिफिट्स के तौर पर वो की जाती है. ओके, सो याद रखिएगा कि जब हम कंपनसेशन का जिक्र कर रहे हैं तो कंपनसेशन के हवाले से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये दोनों फैक्टर्स वो इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इंट्रिंसिक कंपनसेशन वुड ट्रिगर द एम्प्लॉय फ्रॉम इनर पर्सपेक्टिव, जबकि एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन जो है वो उसके रोटी कपड़ा मकान, उसके बिजली का बिल, उसके बच्चों की फीस, इन तमाम चीजों के लिए वो जरूरी होगा. अब हम इंट्रिंसिक कंपनसेशन को थोड़ा सा इन डेप्थ कवर करने के लिए जेसीएम मॉडल को वो शुरू करते हैं. जॉब डिजाइन थ्योरी हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है जो हम टेक्निकली स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप में वो गो थ्रू करते हैं. सो जॉब डिजाइन थ्योरी के मुताबिक देयर इज अ मॉडल व्हिच इज नोन एज जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, एंड इट सेज दैट job characteristic model JCM identifies 5 job characteristics and their relationship to personal and work outcomes. अब जो वो 5 job characteristics हैं, they are basically number 1 skill variety, number 2 task identity, number 3 task significance, number 4 autonomy, and number 5 feedback. अब इन पांचों characteristics को हम थोड़ा सा in depth वो cover करते हैं. According to the JCM, it is said that jobs with skill variety, task identity, task significance, autonomy, and for which feedback of results is given directly affect 3 psychological states of employees. ठीक है, ये पांचों चीजें आपको नफ्सियाती तौर पर 3 हवालों से वो ट्रिगर वो कर पाती हैं. The first psychological state is knowledge of results, जो कि जाहिर है कि वो हमें फीडबैक के जरिए पता चल रहा होगा. द सेकंड इज मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क, कि आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे हो आपको इस बात का अंदाजा हो कि उस काम को करने का मेन मकसद क्या है, उस काम से हासिल हसूल क्या होगा. एंड देन देयर इज पर्सनल फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स. तो ये 3 हमारे पास मेजर साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्क प्लेस के ऊपर एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को रिक्वायर्ड है कि उनको इस बात का इदराक हो सके, उनको इस बात का अंदाजा हो सके कि वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन्होंने क्या काम अच्छा किया, क्या काम उनसे अच्छा नहीं हो पाया, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है. तो ये हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन है. So it is said that increases in these psychological states result in increased motivation, performance and job satisfaction. तो ये हमारे पास वो मेजर आउटकम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें रिक्वायर्ड हैं. अब ये 3 चीजें, मोटिवेशन, हायर परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इन तीनों को हमने पैसे के साथ लिंकअप नहीं किया कि आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप मोटिवेटेड होवोगे, आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप अमीर होवोगे. इसका यह मतलब नहीं कि आप मोटिवेटेड होवोगे. आपकी बहुत सारी जो जरूरियात जिंदगी हैं, हो सकता है कि वो पैसा फुलफिल कर रहा हो, लेकिन वो जरूरियात जिंदगी फुलफिल होने के बावजूद उस बादशाह की मानिंद, जिसकी स्टोरी आपको मैंने अभी शुरू के सेशन के पार्ट में बताई, उस बादशाह की मानिंद हो सकता है कि आप मोटिवेटेड नहीं हो सकता है कि आप खुश नहीं हो. सो परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, इन 3 चीजों को हम लिंकअप करते हैं इन 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स के साथ. अब स्किल वैरायटी के हवाले से कि आपके पास कितनी तरह की स्किल्स हैं. अगर हाई वैरायटी ऑफ
स्किल्स की हम बात करें तो उसकी एग्जांपल वो यहां पर दे रहा है कि द ओनर or operator of a garage who does electrical repair, builds engines, does body work and interacts with customers. That means that person is highly skillful. उसके पास बहुत सारी skills हैं. जबकि a low variety की example क्या होगी कि आप body shop worker who sprays paint 8 hours a day. वो सिर्फ पेंट कर रहा है, उसके पास सिर्फ टास्क स्पेशलाइजेशन तो है, लेकिन उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स नहीं है. इसी तरह टास्क आइडेंटिटी को देखिए. हाई आइडेंटिटी कब होगी? फॉर एग्जाम्पल, अ कैबिनेट मेकर who designs a piece of furniture, selects the wood, builds the object and finishes it to perfection. ठीक है, शुरू से आखिर तक सारा काम वो खुद कर रहा है. जिसके बरक्स लो आइडेंटिटी में क्या होगा? A worker in a furniture factory who operates a lathe to make table legs only. Likewise, task significance को देखिए. हाई सिग्निफिकेंस कब है? नर्सिंग द सिक इन अ हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर यूनिट. जबकि लो सिग्निफिकेंस क्या होगा? स्वीपिंग हॉस्पिटल फ्लोर्स. इसी तरह ऑटोनॉमी को देखिए. हाई ऑटोनॉमी उस वक्त है अ टेलीफोन इंस्टॉलर who schedules his or her own work for the day and decides on the best techniques of a particular installation. जबकि लो ऑटोनॉमी में क्या होगा? a telephone operator who must handle calls as they come according to a routine highly specified procedure. और फीडबैक में अगर आप डिटेल्ड फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली दैट इज हाई फीडबैक, और अगर फीडबैक प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो दैट वुड बी लो फीडबैक. हमारे फर्स्ट सेशन का टाइम यहां पर खत्म हो रहा है. प्लीज सेकंड जूम मीटिंग को ज्वाइन कीजिए.